हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी स्टडीज भी ठीक चल रही होंगी। अभी तक आपने नोटिस कर लिया होगा कि मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। पहले ये लर्न केमिस्ट्री था, अब ये है लर्न केमिस्ट्री बाय एनआईटीएन। तो अब तक ये थर्ड टाइम है मैंने ये चैनल का नेम चेंज किया है। इसका रीज़न यही है कि काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम आपका चैनल सर्च करो तो वो अपीयर नहीं होता यूट्यूब पर। यहाँ पे सिर्फ चैनल का नाम चेंज हुआ है, बाकी जैसा कंटेंट मैं पहले प्रोवाइड कर रही थी कंटेंट अभी भी वैसे ही रहने वाला है। तो ठीक है, काफी हो गई है चैनल के नाम चेंज की बात। अब हम इस वीडियो की बात कर लेते हैं। इस वीडियो में आज हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इस चैप्टर में जेई 2023 मतलब इस साल जेई में जैन फेब मार्च में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हेल्ड लीस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए इनमें से कौन सी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सबसे कम रिस्पॉन्सिबल है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि सन की जब रेज अर्थ पे आती है ना तो ये सोलर एनर्जी अर्थ की सरफेस अराउंड 75% तक एब्जॉर्ब कर लेती है। इसकी वजह से अर्थ का ये जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर गया। और ये जो बाकी का अमाउंट होता है ना, जैसे 75% के अराउंड तो एब्जॉर्ब कर लिया, तो रेस्ट जो 25% है वो रेडिएट बैक करती है, वापस भेज देती है एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में ना कुछ गैसेस प्रेजेंट हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर्स हो गई। ये सब क्या करती हैं, ये उस हीट के भी कुछ अमाउंट को और ट्रैप कर लेती हैं। इसकी वजह से और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो कुछ गैसेस इसको ट्रैप करती हैं ना हीट को, इनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इनके एग्जाम्पल हो गए मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर्स हो गई। ये सभी इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी दी है ना, इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। अगर हम सीमेंट के मैन्युफैक्चर की बात करें तो उसमें क्या हो रहा होता है कि लाइमस्टोन को डिकम्पोज करके यहाँ पे सीमेंट बनाई जा रही होती है। लाइमस्टोन का जब डिकम्पोजिशन होता है तो लाइमस्टोन हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आप डिकम्पोज करोगे तो CO2 रिलीज होगी। दैट मीन्स ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो रही है। अब ग्रीन हाउस गैसेस जितनी ज्यादा रिलीज होंगी ग्लोबल वार्मिंग उतनी बढ़ेगी। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट है इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा इस केस में। ऑप्शन बी में हमसे पूछा जा रहा है कि थर्मल पावर प्लांट्स में ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी क्या लीस्ट रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो ये गलत है। जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं ना, इनमें बेसिकली क्या किया जा रहा होता है, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जा रहा होता है। अब ये जो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग हो रही है, इससे भी हमारी जो मेन गैस रिलीज होती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है थर्मल पावर प्लांट्स में, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के बारे में। तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग ये जो प्रोसेस होता है ना, इसमें भी लगभग 1 टन स्टील बनाने के लिए ना 1.5 से 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही होती है। तो दैट मीन्स ये भी हमारे ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। लास्ट ऑप्शन है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, ये इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। इसका रीजन ये है कि ये जो यूरिया का प्रोडक्शन हो रहा होता है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड इनको कंज्यूम किया जाता है। तो ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हमारी लीस्ट रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो दैट मीन्स जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन डी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन फोटोकेमिकल स्मोक बी कंट्रोल्ड। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फोटोकेमिकल स्मोक को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है ना, ये हमारा वार्म, ड्राई और सनी क्लाइमेट में होता है। ये जो हमारे ऑटोमोबाइल्स या फैक्ट्रीज से जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं ना, इनका जब इंटरेक्शन होता है ना सनलाइट के साथ में, तब जो है फोटोकेमिकल स्मोक के मेन कंपोनेंट्स बनते हैं। तो इसको कैसे रोका जा सकता है, अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बन रहे हैं ना ऑटोमोबाइल्स और फैक्ट्रीज से, अगर हम उन्हीं को प्रिवेंट कर दें तो फोटोकेमिकल स्मोक को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि अगर हम कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज करें ना ऑटोमोबाइल्स में और इंडस्ट्रीज में, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बन रहे हैं ना ऑटोमोबाइल्स और फैक्ट्रीज से, उन्हीं को एटमॉस्फेयर में जाने से रोक दें, तो इसकी वजह से हमारा फोटोकेमिकल स्मोक भी कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ना इस क्वेश्चन के लिए, वो होगा ऑप्शन ए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक पॉन्ड की वाटर क्वालिटी को एनालाइज किया गया और उसकी बीओडी मिली 4 ppm। तो पॉन्ड के पास में क्लीन वाटर होगा या पोल्यूटेड, ये हमें बताना है। इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि बीओडी क्या होती है। बीओडी का मतलब हो गया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
आप मान लीजिए आपके पास में एक वाटर सैंपल है, ठीक है, उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। तो बैक्टीरिया उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, वो हमारी कहलाती है बीओडी। तो बीओडी से आप ये पता कर सकते हो, अगर बीओडी बहुत ज्यादा है वाटर की, इसका मतलब वाटर जो है वो हाईली पोल्यूटेड है। और अगर बीओडी कम है, इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो है वाटर के अंदर वो कम है। इसी वजह से उस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए बैक्टीरिया ने कम ऑक्सीजन को कंज्यूम किया है। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है बीओडी की, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ भाई, इसके ऊपर तो वाटर पोल्यूटेड है और इसके नीचे वाटर क्लीन है। तो जो क्लीन वाटर होती है ना, उसकी जो बीओडी होती है वो हमेशा 5 ppm से कम होती है, और जो हाईली पोल्यूटेड वाटर होता है ना, उसकी बीओडी वैल्यू 17 ppm या उससे भी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हमें जो बीओडी की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 4 ppm। दैट मीन्स ये हमारी 5 ppm से कम है। तो ये जो पॉन्ड होगा, इसका पानी जो होगा वो साफ पानी होगा। तो हम इसको बोलेंगे यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन ए, वेरी क्लीन वाटर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच ए, बी एंड सी आर रेस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये हमें यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन की रिएक्शंस दी हुई हैं, इनमें ए, बी और सी क्या है वो हमें ऑप्शंस में से बताने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है ना, इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही होती है। तो जब फॉसल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है ना, तो बहुत से पॉल्यूटेंट्स जो हैं अर्थ के ट्रोपोस्फेयर में रिलीज होते हैं। इनमें जो मेन पॉल्यूटेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना ये फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन के लिए, वो है हमारे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अब होता क्या है, जब ये हाई लेवल्स में आ जाते हैं ना पॉल्यूटेंट्स, तो ये सनलाइट के साथ में इंटरेक्ट करके एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा होगा, जो NO है ना वो हमारी NO2 मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, ये सनलाइट से एनर्जी लेगा और ये ब्रेक हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन एटम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ए और बी, ए हमारा हो गया NO, बी हमारा हो गया ऑक्सीजन एटम। अब ये जो ऑक्सीजन एटम होता है ना, ये बहुत रिएक्टिव होता है। तो ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर जाता है और ओजोन प्रोड्यूस कर देता है। अब ये जो ओजोन बनी ना, ये नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके NO2 बना देती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अब ये जो NO2 बन रही है ना, ये हमारी ब्राउन कलर की गैस होती है, और अगर इसका लेवल हाई हो जाए ना तो ये हेज में कंट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्योंकि यहाँ पे ये जो कंपाउंड ए दिया हुआ है दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, बी हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन एटम और सी है ओजोन, जैसा कि अभी हमने इस रिएक्शन से देखा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि डिजोल्व ऑक्सीजन की वाटर में कॉन्सेंट्रेशन फिश की ग्रोथ के लिए x ppm से ज्यादा होनी चाहिए, और ये जो बीओडी है क्लीन वाटर में, ये y ppm से कम होनी चाहिए। तो x और y ppm में क्या है रेस्पेक्टिवली। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो बीओडी है क्लीन वाटर में, ये 5 ppm से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो y होगा वो हमारा 5 होगा। अब आप इन ऑप्शंस में देख सकते हो कि केवल d में ही y की वैल्यू 5 गिवन है, तो आप डायरेक्टली इसको d टिक कर सकते हो। यहाँ पे जो x की वैल्यू गिवन है डी ऑप्शन में वो भी एकदम करेक्ट है, x की वैल्यू 6 ही होगी। अगर हमारी डिजोल्व ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन वाटर में 6 ppm के नीचे हो जाती है ना, तो ये जो फिशेस की ग्रोथ होती है ना वो रुक जाती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी 6 और y की वैल्यू होगी 5। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, सॉरी करेक्ट ऑप्शन है हमारा इस क्वेश्चन के लिए, वो है ऑप्शन डी। तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्मोक के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्लासिकल स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक हैं क्या। क्लासिकल स्मोक जो होता है ना वो हमारा कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है, और ये जो क्लासिकल स्मोक होता है ना, ये मिक्सचर होता है स्मोक का, फॉग का और सल्फर डाइऑक्साइड का। तो ये एक रिड्यूसिंग मिक्सचर होता है, इसी वजह से हम इसको रिड्यूसिंग स्मोक कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखो ना, तो ऑप्शन ए में पूछ रहा है कि NO2 प्रेजेंट होता है क्लासिकल स्मोक में। तो ये गलत है, NO2 प्रेजेंट नहीं होता क्लासिकल स्मोक में। ऑप्शन बी में पूछा जा रहा है कि बोथ NO2 और SO2 प्रेजेंट होते हैं क्लासिकल स्मोक में, ये भी गलत है। क्लासिकल स्मोक में स्मोक प्रेजेंट होता है, फॉग प्रेजेंट होता है और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होता। तो ऑप्शन बी भी गलत है।
तो इसके बाद अगर आप ऑप्शन डी को देखो तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इसमें दिया है कि क्लासिकल स्मोक में हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो ये भी गलत है, जैसा कि अभी मैंने कहा कि केमिकली ये एक रिड्यूसिंग मिक्सचर है, इसी वजह से हम इसको रिड्यूसिंग स्मोक कहते हैं। अब हमारा ये जो ऑप्शन सी है, अब ये तीनों गलत हो गए तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन सी सही होगा। फिर भी हम एक बार पहले समझ लेते हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक होता क्या है। ऑटोमोबाइल्स या फैक्ट्रीज से जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होते हैं ना, वो जब सनलाइट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब जाकर के फोटोकेमिकल स्मोक हमारा प्रोड्यूस होता है। ये जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है इसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, इसी वजह से इसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि फोटोकेमिकल स्मोक हैज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि सम रिएक्शंस ऑफ NO2 रिलेवेंट टू फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन आर, आइडेंटिफाई A, B, X एंड Y। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन की NO2 से रिलेवेंट यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, हमें बताना है कि A, B, X और Y क्या है। तो अभी ही इस वीडियो में हमने फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन की रिएक्शंस को पढ़ा है। हमें पता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसकी जब इंटरेक्शन होता है सनलाइट के साथ में तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और नेसेंट ऑक्सीजन या जिसे आप कह सकते हो ऑक्सीजन एटम वो प्रोड्यूस होता है। तो ये जो पहली रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सनलाइट के साथ में रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन देगी और NO गैस रिलीज होगी। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके फॉर्म कर लेगा ओजोन। तो यहाँ पे जो X है वो है नेसेंट ऑक्सीजन, Y है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, A है वो है O2 ऑक्सीजन गैस, और जो B है वो है O3 ओजोन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन A। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप सभी का जो एग्जाम है उसके लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।